नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में वसंत भाग 2 क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक से संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, इस शीर्षक से धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा। यह पाठ है आपका विनीता पांडे, जो एक पत्रकार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के रूप में इसे संकलित किया था, एक इंटरव्यू लिया था धनराज जी का, और उसका एक अंश इस पाठ में दिया जा रहा है। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। यानी धनराज का जो जीवन है, जो व्यक्तित्व है, वो काफी आकर्षक है और जिज्ञासा पैदा करता है, जानने की इच्छा पैदा करता है और प्रेरणा लेने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे इससे प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। विनीता पूछती है हमसे कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट से भरा हुआ रहा है। आप उस सफर के बारे में बताएं, उस यात्रा के बारे में बताएं। कहने का मतलब ये है कि धनराज जी का जो जन्म हुआ था वो 16 जुलाई 1968 को खिड़की जगह का नाम है, पुणे में के पास से पड़ती है, महाराष्ट्र में उनका वहां जन्म हुआ था। और इसके बाद उन्होंने जो हॉकी में योगदान दिया और उनकी जो एक लंबी यात्रा है खेल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम में उन्होंने योगदान दिया। तो इसके बाद वो इस समय मुंबई में उन्हें एक कॉम्प्लेक्स से, यानी एक बेडरूम दिया गया, एक महाराष्ट्र सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप उन्हें ये हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में उन्हें फ्लैट दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि जहां आपका जन्म हुआ, एक तंग गलियों में, गरीबी में, खिड़की जैसी छोटी जगह में, तो वहां से यहां तक की यात्रा आपकी बहुत ही कष्ट से भरी रही। तो आप कैसा महसूस करते हैं या क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? तो धनराज जी अपनी जो इंटरव्यू है वो बहुत ही बेबाकी से देते हैं, यानी कोई भी चीज छिपाते नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं, जो गरीबी है, जो बचपन की जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं, उसको भी निसंकोच वो बताते हैं। और ये एक बड़े सितारे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ अपने बारे में बताए। उनके पिता नागालिंगम पिल्ले जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और माता का नाम अंदालम्मा, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। धनराज कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत ही गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते, उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी खेलने का शौक लगा, यानी हॉबी बन गई। बचपन में ये स्थिति थी कि हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, यानी अपनी ये हॉकी स्टिक खरीद सके इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और शुरुआत में वो अपने साथियों से, मित्रों से स्टिक उधार मांगकर काम चलाते थे। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा कोई किसी को उधार किस समय देगा? जब वो पूरी तरह से खेल चुका होगा, थक जाएगा, तब वो थोड़ी देर के लिए बड़ा एक एहसान करते हुए कि ठीक है तुम बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो खेल लो। तो आप सोचिए कि उस तरह से शुरुआत करके और इतनी ऊंचाई तक जाना कितना कठिन है, यानी जिसको कल्पना करने में ही लगता है कि कैसे होगा ये। लेकिन जो लगन होती है, जो एक मेहनत होती है, वो कभी न कभी रंग लाती है। तो कह रहे हैं कि जब वो खेल चुके होते थे तब वो देते थे। इसके बाद भी मुझे बड़े धीरज के साथ, धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। यानी बड़े भाई को जब सीनियर टीम में यानी कैंप के लिए चुना गया, तब उन्हें वहां से नई हॉकी मिली। उन्होंने वो अपनी पुरानी हॉकी धनराज जी को दे दी। धनराज जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि उसके बाद तो उन्होंने बहुत नई नई हॉकियां खरीदी होंगी, लेकिन जो पुरानी हॉकी उन्हें मिली थी वो उनके लिए बहुत ही कीमती थी, क्योंकि वह उनकी अपनी थी, पर्सनल हॉकी थी। और आप समझ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि कितनी उन्हें प्रसन्नता हुई होगी उस हॉकी को पा करके। मैंने अपनी जूनियर हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, यानी जूनियर हॉकी में जब उनका सिलेक्शन हुआ मणिपुर खेलने गए, तब उस समय उम्र उनकी 16 वर्ष की थी। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था।
इसके बावजूद भी अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद इतना दबदबा रहता था टीम में कि कोई भी प्लेयर उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक आक्रामकता थी, एक जुझारूपन था, एक जोश था, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी, यानी निजी जीवन में भी वो उसी आक्रामकता के साथ जीवन यापन करते थे। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में अवसर मिल गया, सीनियर टीम में डाल दिया गया। तब वो अपना बोरिया बिस्तर यानी अपने सामान लेकर के मुंबई आ गए। उस साल कहते हैं कि मैंने और बड़े भाई उनके रमेश ने मुंबई लीग की तरफ से खेला और अपने खेल में बेहतरीन खेल खेलते हुए बड़ी धूम मचाई, नाम हुआ उनका। और इसके चलते एक उम्मीद जगी कि अवश्य ही उन्हें जो 1988 में 88 में ओलंपिक के लिए जो नेशनल कैंप था उसमें वो सोचते थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके अनुमान के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं, और ऐसा ही हुआ कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी उम्मीदें जग गई हों और फिर आपका नाम ना आए तो कितनी मायूसी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अक्सर वे लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया। वो कहते हैं बड़ी ही निर्भीकता के साथ कि इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, अर्थात फिर वो भारतीय टीम का हिस्सा बन गए। और आप बोर्ड में देख सकते हैं कि 1989 यानी 88 में कैंप के लिए चुना गया, फिर 1989 में उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ, और 1989 से 2000 तक वो भारतीय टीम के ओर से खेलते रहे, एक सदस्य रहे और बहुत ही उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। और आपको बोर्ड में देखिए कि उन्होंने सर्वाधिक उन्हें 4 बार ओलंपिक, 4 बार वर्ल्ड कप, 4 बार चैंपियन ट्रॉफी, 4 बार एशियन गेम्स में खेलने का उन्हें अवसर प्राप्त किया। यानी एक बहुत बड़े समय तक, लंबे समय तक वो हॉकी टीम के सदस्य रहे। ये एक आदमी की या किसी खिलाड़ी की उसकी योग्यता, उसकी व्यक्तित्व और उसकी फिटनेस, ये सारी चीजें अपने आप ही निर्भर तय हो जाती हैं। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट में सचिन बहुत कम उम्र में भारतीय टीम के सदस्य बने और बहुत लंबे अरसे तक वो खेलते रहे। तो ये उनकी, आप क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना योगदान दिया भारतीय टीम के लिए और किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और कितनी बेहतरीन पारियां खेली। उसी तरह से हॉकी के लिए धनराज का एक बहुत अविस्मरणीय योगदान है। 1998 में उन्होंने एशियन गेम्स का नेतृत्व करते हुए कप्तानी में स्वर्ण पदक हासिल किया और सर्वाधिक स्कोर भी इसी में उन्होंने किया था। 1999 में एशिया कप में उन्होंने कांस्य प्राप्त किया। 2003 में उन्होंने एशिया कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बैंकॉक एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड हासिल किया और इसमें सर्वाधिक स्कोर किया था। तो इस तरह से देश के लिए उन्होंने खेला और देश को बहुत बड़ा योगदान दिया। विनीता आगे सवाल करते हुए पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। धनराज कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान खेल पर लगा हुआ था, खेल खेलने पर और हॉकी के लिए प्रति समर्पित था। वो कह रहे हैं कि किसी तरह से मैं 10वीं तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके आगे मामला कठिन हो गया, यानी बढ़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारा का सारा समय हॉकी पर लगता था। उन्होंने यहाँ भी आप देखेंगे कितनी निर्भीकता के साथ स्वीकार किया और कहा कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की भी नौकरी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही ना हूं, यानी ग्रेजुएट भले ही ना हूं जो डिग्रियों में, लेकिन वो ये गर्व से कह सकते हैं कि मैं हॉकी में बैचलर ऑफ हॉकी अवश्य हूं। यानी हॉकी में उन्होंने ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो हासिल कर रखी है। तो डिग्री नहीं होती है कहने का मतलब कि हॉकी में उन्होंने इतना योगदान दिया है कि अवश्य ही उन्हें ये माना जाए कि वो हॉकी में ग्रेजुएट हैं। फिर हंसते हुए कहने लगते हैं कि अगर मुझे मेरी शादी के लिए आप मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। ये मजाक के तौर पर कि जो परिवार है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अगर उसको निभाने की बात कहें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने उससे भी बड़ी अच्छे तरीके से निभाया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो आप मुझे पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं इस मामले में। विनीता ने एक सवाल पूछा, पत्रकार होते ही ऐसे हैं, कुरेद कर पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, यानी जल्दी गुस्सा हो जाना, तुनुक मिजाज, जल्दी गुस्सा हो जाना। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो आक्रामक हैं बहुत है और गुस्से में भरे रहते हैं, गेम्स के दौरान भी, गेम्स के बाहर भी कई बार।
तो वो कहते हैं कि इन सब चीजों का या जो मेरे व्यक्तित्व में ये आक्रामकता का भाव आया है वो मेरे बचपन से जुड़ा है, क्योंकि उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा अपनी लाइफ में। बचपन गरीबी से भरा रहा, संघर्षपूर्ण रहा है, तो जो भी चीज हासिल करनी है वो बिना संघर्ष के नहीं आई, इसलिए वो अपने आप को कई बार असुरक्षित भी महसूस करते रहे। उन्होंने अपनी माँ को उनके और उनके भाई बहनों के पालन पोषण के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, और इसी कारण से ये भाव उनके व्यवहार में आ गया। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ, यानी स्पष्टवादिता है उनके अंदर। वो कोई चीज मन रखने के लिए या दिखावे के लिए या बनावटीपन उनके व्यक्तित्व में नहीं है। जो वो सोचते हैं वो सीधे सीधे कह डालते हैं। कई बार वो कहते हैं कि बाद में मुझे पछताना पड़ता है, अफसोस भी होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सादगी है कि व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। वो स्वीकार करते हैं कि कई बार अनायास भी गुस्सा आ जाता है, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, और कई बार दूसरों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए या अपनी सही बात रखने के लिए उकसाने में भी मजा आता है कि आप अपनी बात रखिए। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी सही चीज के लिए जूझना पड़ा, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, इमोशनल भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करते हैं। और अगर उनसे कोई गलती होती है और उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है तो वो माफी मांगने में भी कोई संकोच नहीं करते, कोई शर्म उन्हें नहीं आती है। विनीता ने अगला सवाल किया कि आपके परिवार के आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या अहमियत है, यानी उनके संस्कार। आप देखें कि उनके परिवार के प्रति उन्हें बहुत अधिक प्रेम है। वो कहते हैं कि मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा, मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा माँ से मिली। हम सब भाई बहनों में उन्होंने अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, खेल के दौरान विदेश में रहूं, रोज रात सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने एक सिद्धांत दिया था, एक संस्कार दिया था कि अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। ये आप सब बच्चों को भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब आप प्रसिद्ध होते हैं या आप पद प्राप्त करते हैं या आपके जीवन में आय के स्रोत बढ़ते हैं, आपके हाथ में पैसा आता है, तो अक्सर घमंड, गर्व लेकर आता है, घमंड हो जाता है और लोग अपने आसपास के रिश्तों से कट जाया करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रसिद्ध होते हैं तो आपके बारे में अच्छा और बुरा दोनों कहा जाएगा, तो आपको विनम्र होना चाहिए उस समय। जैसे जब वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वो ऊपर की ओर से नहीं चढ़ता है बल्कि वो झुक जाता है। तो आप गरिमा जब आ जाए, आप पद प्राप्त कर जाए, तो आपको विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि प्रसिद्धि और पद और पैसा संभालना सबके बस में नहीं होता है। लोग घमंड से भर जाते हैं, लोग अपने आसपास के समाज से कट जाया करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, वह भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आप देखिए अपने से बड़ों के प्रति उनका कितने मन में सम्मान का भाव है। वो उन भाभी को फिर वो उतना ही सम्मान देते हैं। विनीता ने कहा कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? आज जो मैदान है, ग्राउंड्स हैं, काफी डेवलपमेंट हो गया है। आर्टिफिशियल घास होती है, जो ग्रास होती है, वो भी लगाई जाती है। तो पूछा कि और उसमें सामान्य घास, जो नेचुरल घास होती है प्राकृतिक, और उसमें और प्राकृतिक घास में ग्राउंड में अंतर आ जाता है और खिलाड़ियों को शुरुआत में दिक्कत होती है, वो अभ्यास करना पड़ता है। तो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास जब देखी, जब राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स में 1988 में दिल्ली आया, यानी दिल्ली खेलने का अवसर मिला। तो कह रहे हैं कि मैं सोमैया और जोकिम कारवाल्हो मुझे कोने में ले जाकर के कृत्रिम घास पर खेलने के तरीके बता रहे थे। तो वो इसी बीच में उन्हें मतलब नहीं रहा गया, उनके अंदर इतनी बेचैनी हुई कि उन्होंने छू करके मैदान को देखा। कह रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि विज्ञान इस कदर इस तरह से तरक्की कर गया, उन्नति कर गया कि कृत्रिम रूप से घास भी बनाई जा सकती है, उगाई जा सकती है। तो ये उनका पहला अनुभव था जो उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कृत्रिम घास को देखकर और खेलने को लेकर। और उसके बाद तो उन्होंने देश के लिए बहुत खेला। विनीता ने कहा कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास अपनी कार हो। आपने अपनी सबसे पहली कार कब खरीदी? धनराज ने कहा कि मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड आर्माडा थी, यानी नई नहीं, पुरानी कार थी, जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी, जिस कंपनी में उन्होंने काम किया था।
और आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते थे, खेल में जो खिलाड़ी होते थे, उसमें बहुत अधिक पैसा नहीं था, ना तो विज्ञापन में ना वैसे फीस के रूप में, बहुत ही कम पैसे मिलते थे। यानी लोग देश के लिए खेलते थे और उससे कोई आजीविका या कोई बहुत बड़ा नहीं हो पाता था। आज लेकिन स्थितियां बदली हैं और क्रिकेट ने सबसे ज्यादा बदलाव आया। क्रिकेट में बहुत पैसा है और संगठन के पास है और खिलाड़ियों को भी अच्छा पैसा मिलता है, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे अब आज मांग उठने लगी है कि अन्य खेलों में भी ये अवसर खिलाड़ियों को मिलने चाहिए, अन्यथा अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं आते हैं, सारे क्रिकेट की ओर चले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि अब अन्य खिलाड़ियों को भी फीस अच्छी मिलने लगी है, कुछ कुछ विज्ञापन भी अन्य खिलाड़ियों को मिलने लगे हैं। तो अब स्थितियां बदली हैं, लेकिन हाँ, धनराज के समय ऐसी स्थितियां नहीं थी। उससे पहले तो बहुत ही स्थिति खराब रही है। आप अगर राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में आप जानेंगे, नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कितनी कठिनाइयों में भारतीय हॉकी टीमों ने ओलंपिक में भाग लिए और स्वर्ण पदक हासिल किए। अब तक गेम्स में सर्वाधिक स्वर्ण अगर किसी गेम में भारत ने प्राप्त किए हैं ओलंपिक में, तो वो है हॉकी में, हॉकी के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी लेकर आए। एक ये बहुत बड़ा सूक्ति वाक्य अंडरलाइन कर लेंगे आप अपनी बुक में कि अगर आप प्रसिद्ध होते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रसिद्धि के साथ पैसा भी आपको हमेशा मिले। तो ऐसे ही खिलाड़ियों की स्थिति थी कि उनकी प्रसिद्धि तो मिल रही थी उनको, लेकिन पैसा उतना नहीं मिल रहा था। वो कह रहे हैं तब भी मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों में, बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी हायर करने की उनकी हैसियत नहीं थी, उतना पैसा नहीं होता था। जो कुछ उन्हें मिलता था वो अपने घर खर्च और परिवार के खर्च में लग जाता था। तो एक बार कह रहे हैं, एक बार का अनुभव उन्होंने बताया कि फोटोग्राफर ने भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींच करके अगली सुबह अखबार में खबर छाप दी कि देखिए हॉकी का सितारा पिल्ले, यानी एक बहुत अच्छा शीर्षक विशेषण दिया, हॉकी का सितारा अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। तो ये उनकी मजबूरी थी, ये सादगी भी है और मजबूरी अधिक है। तो उन्होंने सोचा कि उस दिन से उन्होंने महसूस किया कि वो वाकई एक मशहूर चेहरा बन चुके हैं, अर्थात सेलिब्रिटी हैं, और उन्हें अब लोकल ट्रेनों में या भीड़ भाड़ में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कर ही क्या सकता था, जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। और धीरे धीरे पैसा जमा करके उन्होंने अपनी परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, बहन की शादी करना, अपनी माँ के लिए हर महीने मासिक खर्च भेजना, पुणे भेजना। आज मेरे पास वो कह रहे हैं कि फोर्ड आइकॉन है, यानी उन्होंने एक दूसरी गाड़ी बाद में खरीदी जिसे सन 2000 में खरीदा। अब आप देख सकते हैं कि 1989 से 2004 तक वो भारतीय टीम के हिस्सा रहे और उनकी कब स्थिति आई 2000 में, यानी इतने लंबे अरसे बाद वो अपनी एक फोर्ड आइकॉन खरीद सके। वो कह रहे हैं कि ये किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, ये मेरी मेहनत की गाढ़ी यानी कठिन मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता ने कहा कि अच्छा बताइए, आप सफलता का आपके लिए जीवन में क्या महत्व है? हॉकी को आप इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला हॉकी से? तो ये उन्होंने बताया कि हाँ, प्रसिद्धि पैसा लेकर आए, ये जरूरी नहीं है और बहुत पैसा नहीं मिला। फिर भी वो कह रहे हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी परिवार थी। परिवार की जो आर्थिक तंगी है, जो परिवार के पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, उसको दूर करना उनकी प्राथमिकता थी। फिर विदेश जाकर जो खेलने में कमाई हुई उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये घर छोटा जरूर है, लेकिन उनके परिवार के लिए, उनकी जो परिवार में एकजुटता है, एक आत्मीयता है, कह रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है। फिर 1999 में, जिसकी शुरुआत शुरू में बताई गई थी कि पवई कॉम्प्लेक्स में जो उन्हें फ्लैट मिला, वो 1999 में महाराष्ट्र सरकार में पवई में एक फ्लैट दिया। वो इस पूरी ईमानदारी से यहाँ स्वीकार करते हैं कि अगर वो महाराष्ट्र सरकार नहीं देती तो ऐसा घर खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। लेकिन आज स्थितियां मैंने आपको कहा कि बदली हैं। आज खिलाड़ी इतने महंगे फ्लैट्स खरीद सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं खरीद सकता था, मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं होता उस समय के हिसाब से। लेकिन सरकार ने उनके योगदान के लिए, राष्ट्रीय टीम में और देश के लिए हॉकी के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार स्वरूप दिया और इसके वो शुक्रगुजार भी है। विनीता ने कहा कि सेलिब्रिटीज के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है आपको? धनराज ने कहा बहुत अच्छा।
जब हम राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति महोदय से मिले जो गेम्स के दौरान जब उन्हें पुरस्कार मिले, तो उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें लगा कि वाकई जो उन्होंने देश के लिए खेला है उसका उन्हें प्रतिफल मिल गया, कि राष्ट्रपति के साथ उस टीम के सदस्य बने कि जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। और ये हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह उन्हें प्रतिष्ठा मिली, उन्हें उनका नाम हुआ। और धनराज जी को सन 1999 और 2000 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2000 के में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। धनराज जी वाकई पद्मश्री से सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि वो वाकई भारत रत्न जैसे श्रेष्ठ सम्मान के भी हकदार हैं और उन्हें मिलना चाहिए। और भविष्य में मैं ये कामना भी करूंगा कि उन्हें ये मिले, प्राप्त हो। तो आप इस पाठ में अगर आपने सुना होगा तो आपने इस पाठ में धनराज जी का व्यक्तित्व और उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जीवन, उनका भारतीय राष्ट्रीय टीम में उनके योगदान के बारे में आप अवश्य समझ पाए होंगे। धन्यवाद।